और बबलू दो अनाथ बच्चे थे। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोनों हमेशा साथ रहा करते थे। एक दिन की बात है, मोनू और बबलू दोनों साइकिल चला रहे थे और मोनू एक पत्थर से टकराकर गिर गया। और तभी यमराज वहां प्रकट हो गए। रोते हुए मोनू का ध्यान नहीं था कि एक बड़ा सा ट्रक उसकी ओर आ रहा है, लेकिन बबलू ने ट्रक देख लिया। बबलू ने अपनी साइकिल छोड़ी और दौड़कर अपने दोस्त को एक्सीडेंट से बचा लिया। मोनू बच गया और तभी यमराज मोनू और बबलू के सामने आए। ओ मूर्ख बालक, तुमने इसे क्यों बचाया? इसका वक्त समाप्त हो गया है। इसे मेरे साथ यमलोक जाना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा दोस्त मेरे साथ ही रहेगा। अगर आपको मोनू को अपने साथ ले जाना है तो आपको मुझे भी इसके साथ ले जाना होगा। इतनी छोटी उम्र में इतनी गहरी दोस्ती। नहीं यमराज, आप मुझे लेने आए थे ना, तो आप सिर्फ मुझे ही ले जाइए। बबलू को अभी और जीना है। मुझे तुम्हारे बगैर नहीं जीना। मोनू और बबलू की ये हट देखकर यमराज हंस पड़े। तुम दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। मैं तुम दोनों में से किसी को भी नहीं ले जा रहा। अरे वाह! और तुम्हारा एक दूसरे के प्रति प्रेम देखकर मैं तुम्हें इनाम में ये जादुई लॉकेट दे रहा हूँ। ये जादुई लॉकेट तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता है। खुश रहो। यमराज गायब हो गए और अब मोनू और बबलू दोनों खुशी के मारे उछल कूद करने लगे। जादुई लॉकेट, जादुई लॉकेट! मोनू ने वो जादुई लॉकेट अपने हाथ में लिया। जादुई लॉकेट, मुझे 2 चॉकलेट आइसक्रीम्स चाहिए। और तुरंत ही उनके पास 2 चॉकलेट आइसक्रीम्स थीं। दोनों बहुत खुश हुए और उन्होंने खुशी खुशी आइसक्रीम खाना शुरू किया। जैसे ही उनकी आइसक्रीम खत्म हुई, बबलू ने वो लॉकेट लिया। अब मेरी बारी। जादुई लॉकेट, मुझे बहुत सारे खिलौने चाहिए। उन दोनों के सामने बहुत सारे खिलौने थे। दोनों खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। ऐसा करते करते दोनों ने बारी बारी बहुत सारी चीजें, जैसे बड़ा घर, नई साइकिल, बहुत सारी खाने की चीजें जादुई लॉकेट से मांग ली और उनकी हर इच्छा जादुई लॉकेट ने पूरी की। अब मोनू और बबलू दोनों अपने बड़े घर में बहुत आराम से जी रहे थे। उनकी जिंदगी बहुत ही खुशहाल हो गई थी। अब उन्हें जो भी चाहिए था वो अपने जादुई लॉकेट से मांग लिया करते थे। एक दिन की बात है, मोनू और बबलू दोनों पार्क में बैठकर बातें कर रहे थे। ये जादुई लॉकेट तो बहुत ही अच्छा है। इसने हमारी पूरी जिंदगी ही बदल दी है। हाँ, अब हमारे पास हर वो चीज है जो हम कभी चाहते थे। तुम्हारा कोई ऐसा सपना है क्या जो अब तक पूरा नहीं हुआ? नहीं, मेरा तो हर एक सपना पूरा हो चुका है। लेकिन मेरा एक सपना है। कौन सा सपना? मैं चाहता हूँ कि मैं दुनिया में सबसे ताकतवर, बलवान और बड़ा इंसान बनूं। नहीं, ये इच्छा ठीक नहीं है। मैं तुम्हें ये लॉकेट नहीं दूंगा। बबलू लॉकेट लेकर भागने लगा और तभी मोनू ने उससे लॉकेट छीन लिया। हे जादुई लॉकेट,
मुझे दुनिया का सबसे ताकतवर और बड़ा इंसान बना दो। और तुरंत ही मोनू का आकार बढ़ने लगा। वो आसपास की सारी चीजों से बड़ा हो गया। वो एक दानव के आकार का हो गया। ये देख बबलू हैरान रह गया। हाँ? देखो, मैं सच में बहुत बड़ा हो गया हूँ। तुमने ये क्या कर लिया? तुम मेरा सपना नहीं समझोगे। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मैं घूम कर आता हूँ। और फिर मोनू वहाँ से निकल गया। मोनू बहुत ही विशाल हो गया था। वो जहाँ पैर रखता जमीन हिलने लगती। लोग मोनू से डरकर भागने लगते। ये देख मोनू को बहुत खुशी मिल रही थी कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है और सभी लोग उससे डर रहे हैं। बड़े आकार के साथ उसे बहुत भूख भी लग रही थी। उसे जो मिलता वो खाने लगता। उसने एक केले के पेड़ के सारे केले खा लिए और फिर वो आगे बढ़ा। उसने बाजार की सारी सब्जियां भी खा ली। लोग उसे देख दानव दानव चिल्लाकर भागने लगे। भागो! राक्षस! राक्षस! बचाओ! इतना खाकर मोनू को नींद आ रही थी। वो एक खुले मैदान की ओर गया और वहाँ सो गया। बबलू ने उसे सोता हुआ देखा और वो उदास हो गया। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। मोनू, ये तुमने क्या मांग लिया? ऐसे तो तुम सारी दुनिया के दुश्मन बन जाओगे। यमराज वहाँ प्रकट हो गए। क्या हुआ बबलू? तुम क्यों रो रहे हो? वो देखिए, मेरा दोस्त मोनू एक दानव बन चुका है। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? यही तो उसकी इच्छा थी। यमराज जी, उसे ताकतवर बनना था, लेकिन इतनी सारी शक्ति उसके दिमाग में चढ़ गई है और अब वो दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है। वो बिल्कुल एक दानव की तरह बर्ताव कर रहा है। बिल्कुल सही बबलू। मोनू ने जादुई लॉकेट की शक्ति का गलत उपयोग किया है। यमराज जी, आप मेरी मदद कीजिए। मोनू को वापस पहले जैसा ठीक कर दीजिए। आपकी बहुत कृपा होगी। हम मोनू को वापस ठीक कर देंगे, लेकिन हम उसके बदले अपना ये उपहार और इस उपहार से प्राप्त हुई सारी चीजें तुमसे वापस ले लेंगे। एक बार सोच लो। मेरे दोस्त से ज्यादा कीमती मेरे लिए कोई चीज नहीं है। अब सब कुछ वापस ले लीजिए, लेकिन मुझे मेरा दोस्त वापस दे दीजिए। ठीक है। यमराज ने मोनू को वापस उसके असली आकार में डाल दिया और मोनू और बबलू को दी हुई सारी चीजें भी वापस ले लीं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर यमराज वहाँ से गायब हो गए। बबलू, तुम्हारा शुक्रिया। तुमने मुझे ठीक कर दिया। मुझे लगा था बड़ा और विशाल होने में बहुत मजा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। बड़ा होना एक बुरे सपने की तरह था। पहले तो मुझे अच्छा लग रहा था कि लोग मुझसे डर रहे हैं, लेकिन फिर मुझे भूख लगने लगी और मैं एक दानव की तरह खाने लगा। तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से हमें यमराज को उनका तोहफा और सारी चीजें लौटानी पड़ी। अरे, ये क्या कर दिया मैंने? हमारा प्यारा जादुई लॉकेट भी चला गया और हम एक बार फिर से गरीब हो गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी शक्ति का हमें सही उपयोग ही करना चाहिए।
वरना जरूरत से ज्यादा शक्ति हमारा ही अहंकार बढ़ाकर हमें नुकसान ही पहुंचाएगी। एक गांव में भोला नाम का एक लड़का एक दुकान में काम किया करता था। दुकानदार बहुत ही लालची था। उसे हर वक्त सिर्फ अपने मुनाफे की ही पड़ी होती थी। अरे रे रे रे, ये क्या कर रहा है? दिखाई नहीं देता कि वजन से ज्यादा शक्कर तौल रहा है? निकाल, ज्यादा शक्कर अभी निकाल। अरे क्या लाला जी, थोड़ी सी तो ज्यादा है। थोड़ी सी है तो भी मेरा ही नुकसान है ना। अरे ओ भोला के बच्चे, बराबर तौला कर, वरना चलता बन यहाँ से। भोला बहुत ही ईमानदार था, लेकिन दुकानदार के आगे उसकी एक ना चलती। ग्राहकों के उतरे हुए चेहरे देखकर भोला को बहुत बुरा लगता, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। दुकानदार और ग्राहकों की अक्सर बहस हुआ करती थी। लाला जी, इस चावल का दाम तो बहुत ही ज्यादा है। ज्यादा? इससे सस्ती करने से अच्छा है कि मैं चावल मुफ्त में ही बांट दूं। अरे लाला जी, बगल वाले गांव में यही चावल 10 रुपए किलो है और यहाँ 12 रुपए किलो है। तो जाके बगल वाले गांव से ही ले लो। एक तो मैं सारी चीजें तुम लोगों के लिए यहाँ रखूं अपनी दुकान में, और ऊपर से तुम लोगों की किटकिट भी सुनूं। तुम्हें लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। क्या चाहिए तुम्हें? चॉकलेट। कौन सा चॉकलेट? वो चॉकलेट नीला वाला। निकालो 1 रुपया। 1 रुपया? मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है। पैसे नहीं है तो चॉकलेट लेने क्यों चले आते हो? काका, मुझे वो चॉकलेट दे दीजिए ना। चॉकलेट वॉकलेट कुछ नहीं मिलेगा। निकलो यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं सुबह सुबह भीख मांगने। उस बच्चे को उदास होकर जाता देख भोला को बहुत बुरा लगा। सेठ जी, आप उस बच्चे को चॉकलेट दे दीजिए। उसके पैसे मेरे आज के पगार से काट लीजिएगा। भोला, क्या तू पागल हो गया है कि उस बच्चे को मुफ्त में चॉकलेट खिलाना चाहता है? सेठ जी, आपको इसके पैसे मिल गए ना? मैं अभी आता हूँ। अरे 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 सुनो, वो रहा। ये लो तुम्हारी चॉकलेट। देव, प्रणाम प्रणाम देव। भोला, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने एक छोटे बच्चे की इच्छा को महत्व दिया। तुमने अपने वेतन से उसके लिए एक चॉकलेट खरीदी। तुम्हारा दिल साफ है। तुम अपने नाम की ही तरह भोले हो। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? धन्यवाद देव, लेकिन मैं क्या मांगू? मेरी खुशी के लिए आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। वाह, तुम में लोभ ही नहीं है। अब तो हम तुम्हें आशीष दिए बगैर नहीं जाएंगे। देव, अगर आपकी ऐसी ही इच्छा है तो आप जो चाहे मुझे आशीष दे दीजिए, मैं स्वीकार कर लूंगा। तो ये लो भोला। ये क्या है देव? ये जादुई चक्की है। इससे तुम जो मांगोगे वो खाने की चीज तुम्हें मिलती जाएगी, और जब तुम्हें वो चीज पर्याप्त हो जाए तो इसे रोक देना। एक और विशेष बात, ये जादुई चक्की सिर्फ तुम्हारा ही आदेश मानेगी और किसी का नहीं। अगर किसी और ने इससे कुछ मांगा तो उसका नतीजा ठीक नहीं होगा। धन्यवाद देव। अरे नंदा, 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 देखो मैं क्या लाया हूँ। ये क्या है जी? ये जादुई चक्की है, जिससे हम जो खाने की चीजें मांगेंगे वो सब हमें मिल जाएगी। सच में? हाँ, तुम्हें यकीन नहीं होता ना? तो ये देखो, जादुई चक्की। मुझे दाल चाहिए। चक्की से दाल निकलती देख भोला और उसकी पत्नी की आंखें फटी की फटी रह गईं। ए जी, रोकिए इसे। अरे रे रे रे, रुक जाओ जादुई चक्की, रुक जाओ।
ये तो चमत्कार है, लेकिन हम इतनी सारी दाल का करेंगे क्या? ए जी, एक काम करते हैं, थोड़ी हम रखते हैं और बाकी की आप बेच दीजिए, इससे थोड़े पैसे भी आ जाएंगे। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। भोला भैया, क्या ये दाल बेच रहे हो? हाँ भाई। क्या दाम है भैया? 1 रुपया किलो। बस इतना ही? एक काम करो, मुझे 10 किलो दे दो। ऐसा करते करते भोला ने जादुई चक्की से बहुत सारी चीजें बनाई और उन सब को अपने ही घर के बाहर एक छोटी सी दुकान में बेचा। और वहाँ दुकानदार की दुकान का व्यापार मंदा हो गया था और इसका कारण था भोला की नई दुकान। पता नहीं ये भोला का बच्चा के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि उसने अपनी खुद की दुकान खोल दी। ऊपर से वो चीजों को इतने सस्ते में कैसे बेच रहा है? दाल में कुछ तो काला है। मैं भोला की दुकान का राज जानकर ही रहूंगा। अरे, ये तो चमत्कार है। ये तो सचमुच एक जादुई चक्की है। अब मुझे कुछ करना होगा। भला मैं इतनी कीमती चीज भोला के हाथ में कैसे रहने दूं? रात के अंधेरे में दुकानदार ने जादुई चक्की चोरी कर ली। आखिर ये जादुई चक्की मेरी हुई। अब मैं और भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। पर इसे मैं चलाऊं कैसे? हाँ, भोला तो सिर्फ इसे आदेश देता है। जादुई चक्की, मुझे चावल दो। अरे बेवकूफ चक्की, मैंने चावल मांगा था, रेत नहीं। अरे रुक जाओ, रुक जाओ। जादुई चक्की सिर्फ भोला की बात मानती थी। बनिए को इस बात का पता नहीं था। बनिए के घर में रेत का ढेर बढ़ता गया। देखते ही देखते पूरा घर रेत से भरने लगा। अरे मैंने कहा रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, वरना ये घर रेत से भर जाएगा। और इस तरह लालची दुकानदार रेत के ढेर के नीचे दब गया। और अगले ही दिन जादुई चक्की फिर से भोला के घर में पहुंच गई। भोला को फिर कभी किसी चीज की जरूरत नहीं रही। अच्छाई को हमेशा अच्छा फल ही मिलता है। क्यों दोस्तों? एक शहर में भाविका नाम की एक बहुत प्यारी लड़की थी। भाविका बहुत समझदार थी, पर वो पैरों से अपाहिज थी। भाविका रोज सपने देखती थी कि वो डांस कर रही है, भाग रही है, पर जब उसकी नींद खुलती तो उसे अपने अपाहिज होने का बहुत दुख होता। भाविका अपने मम्मी पापा की सारी बातें मानती थी, जैसे सब्जियां खाना, होमवर्क करना, पौधों को पानी डालना। इसीलिए भाविका उन दोनों की बहुत लाडली थी। मम्मी पापा भाविका को हमेशा खुश रखना चाहते थे, इसीलिए उसे कभी बीच ले जाते या कभी पार्क में। पर भाविका खुश नहीं थी, क्योंकि भाविका का कोई दोस्त नहीं था। एक दिन की बात है, भाविका अपने क्लासरूम में बैठी थी और उसका ध्यान बाहर खेल रहे बच्चों पर गया। उसने सपना देखा कि वो भी उन बच्चों के साथ बिना बैसाखी के खेल रही है। तभी अचानक टीचर की आवाज आई और उन्होंने बोर्ड पर लिखा स्पोर्ट्स डे। बच्चों, कल स्कूल में स्पोर्ट्स डे है, सभी बच्चों को भाग लेना है। सभी भाग लेंगे, पर भाविका को छोड़कर, क्योंकि वो तो चल ही नहीं सकती। ऐसा नहीं बोलते बबलू, चलो भाविका को सॉरी बोलो। सॉरी। स्कूल खत्म हुआ और उदास भाविका स्कूल ग्राउंड के पास आई। आसपास कोई नहीं था। उदास भाविका फूट फूट कर रोने लगी। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। वो यहाँ वहाँ देखने लगी, पर उसे कोई नहीं दिखाई दिया।
अचानक उसे लगा कि शायद आवाज बेंच के नीचे से आ रही है और उसने झुक कर देखा। एक कबूतर का बच्चा बेंच के नीचे फंसा हुआ था। तो तुम यहाँ हो? तुम शायद उस घोंसले से गिर गए और यहाँ फंस गए। चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। भाविका उस नन्हे कबूतर की मदद करने लगी। उसने उसे प्यार से उठाया और उसे बेंच पर रख दिया। चलो अब तुम अपने घर जाओ। अपने बच्चे को देखकर कबूतर की माँ बहुत खुश हो गई। शुक्रिया, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरी और मेरे बच्चे की मदद की। मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। ऐसा बोलकर मम्मी कबूतर घोंसले के अंदर चली जाती है और अंदर से गोल्डन जूते लाती है। भाविका उन जूतों को देखकर बोली, मगर मैं इन जूतों का क्या करूँगी? मैं तो अपाहिज हूँ। ये जूते मामूली जूते नहीं हैं, जादुई जूते हैं। इन्हें पहनकर तुम चल सकोगी, दौड़ सकोगी और जो चाहो वो कर सकोगी। सच में? भाविका ने जैसे ही जादुई जूते पहने, वो अपने पैरों पर सच में चलने लगी। भाविका बहुत खुश हो गई। जूते पहनकर भाविका घर पहुंची। उसके मम्मी पापा अपनी लाडली को पहली बार चलता हुआ देख चौंक गए। वो अपने आंसू रोक नहीं पाए। मम्मी डैडी, मैं चल सकती हूँ। पर कैसे? इन जादुई जूतों की वजह से। मैंने एक नन्हे कबूतर की मदद की तो मम्मी कबूतर ने मुझे ये जादुई जूते तोहफे में दिए। अगले दिन भाविका स्पोर्ट्स डे में भाग लेने गई। सभी लोग भाविका को वहाँ देख चौंक गए। भाविका ने रेस में भाग लिया और जादुई जूतों के कारण वो जीत गई। मम्मी कबूतर का जादुई तोहफा, जादुई जूते, भाविका के जीवन का सबसे अच्छा तोहफा साबित हुआ। इसके बाद भाविका के पैर कभी नहीं रुके। वो भागती, नाचती, वो भी बिना किसी की मदद के। अब भाविका अक्सर मम्मी कबूतर और उसके बच्चे से मिलने आया करती है। थैंक यू। आपके दिए हुए जादुई जूते ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं बिना किसी सहायता के जी सकती हूँ। भाविका का हर सपना अब सच हो गया था। वो चल सकती थी, नाच सकती थी, कूद सकती थी, खेल सकती थी और अब उसके बहुत दोस्त थे। इसीलिए कहते हैं कि दूसरों की मदद करने से खुद की मदद होती है। लाला करोड़ीमल ने सारे गांव वालों को दावत पर बुलाया। जब उनके घर एक तंदुरुस्त बालक का जन्म हुआ। एक दिन लाला जी की पत्नी ने लाला जी से पूछा, सुनिए जी, लल्ला का नाम क्या रखना है? नाम तो इसका बलवान रखेंगे, ये दिखता ही बलवान है। ठीक है जी, अब से ये मेरा बलवान लल्ला है। तो अब शुरू हुई बलवान लल्ला की खातिरदारी का सिलसिला। बलवान को जरूरत से ज्यादा खाना मिला करता। उसके लिए अलग अलग पकवान भी बनाए जाते। देखते ही देखते बलवान एक गोल मटोल पेटू बन गया था। बलवान बहुत ही आलसी था। वो दिन भर सिर्फ खाना खाया करता, पर फिर भी उसकी माँ उसे और खाना खिलाया करती। हाय रे मेरा लाडला, कितना दुबला हो गया है। खा ले, थोड़ा और खा ले, ये भी खा। माता पिता के इस लाड़ प्यार से बलवान और भी मोटा होते जा रहा था। अब बलवान ने मोटापे के कारण चलना फिरना छोड़ दिया था। वो मुश्किल से 4 कदम ही चल पाता था। मोटापे के कारण उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। चिंतित लाला करोड़ीमल ने डॉक्टरों को बुलाया। डॉक्टरों ने उसे कई दवाइयां दी। बलवान ने 1 महीने तक दवाइयां खाईं और साथ ही जरूरत से ज्यादा खाना भी। हाय रे मेरा लल्ला, बीमारी के मारे कुछ खा ही नहीं पा रहा है। दवाइयां खाते हुए 1 महीना बीत गया, पर फिर भी बलवान की तबीयत में
कोई सुधार नहीं था। एक दिन लाला जी के यहाँ दूर गांव से एक वैद्य जी आए। उन्होंने लाला जी से बात की। लाला जी, आप दिन भर बच्चे से मेहनत तो नहीं करवाते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। काम धाम करने के लिए तो मैंने नौकर चाकर रखे हैं। मेरा लल्ला तो बस आराम करता है। मुझे इसकी बीमारी की दवा मिल गई। तो बताइए वैद्य जी। इस बीमारी की दवा आपके ही गांव में है। हमारे गांव में? हाँ, आपके गांव के बाहर पहाड़ी के ऊपर एक जादुई पीपल का पेड़ है। जादुई पीपल का पेड़? पर गांव में तो किसी को भी नहीं पता। हाँ, आपके लल्ला को यही जादुई पेड़ ठीक कर सकता है। वो कैसे? कल से बलवान को रोज सवेरे बिना कुछ खाए उस जादुई पीपल के पेड़ को छूना होगा और आप उसे शाम को 7 बजे के बाद कुछ खाने को नहीं देना। ठीक है वैद्य जी? अगले दिन से वैद्य जी का आदेश अमल में लाया गया। बलवान को पहाड़ी तक चलने में बहुत तकलीफ होती थी। ये कैसा इलाज दे दिया वैद्य जी ने, इससे तो मेरी जान ही निकल जाएगी। और जब घड़ी में 7 बज चुके होते थे तो बलवान को खाना भी नहीं मिलता। माँ, मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। नहीं लल्ला, तुम नहीं खा सकते। वैद्य जी बोल गए हैं कि तुम्हें 7 बजे के बाद खाना नहीं देना है। अगले दिन सुबह काश ये जादुई पेड़ एक पहाड़ी पे ना होता। दिन बीतते गए और धीरे धीरे बलवान का वजन घट रहा था और उसकी तबीयत भी ठीक हो रही थी। और अब बलवान फुर्तीला हो रहा था। अब बलवान को पहले जैसी थकान नहीं होती थी। लगभग 3 हफ्तों बाद बलवान जादुई पेड़ तक दौड़ के पहुंचने लग गया था। अपने बेटे को तंदुरुस्त और खुश देख माता पिता बहुत खुश थे। 1 महीना बीत चुका था और अब वैद्य जी बलवान को देखने आए। बहुत खूब बलवान, तुम्हारी तो काया ही बदल गई। हाँ वैद्य जी, आप सही थे। जादुई पेड़ ने मेरी तबीयत एकदम ठीक कर दी। बलवान बेटा, उस पहाड़ी के ऊपर वाले पीपल के पेड़ में कोई जादू नहीं है। जादू तुम में है। मुझ में? हाँ, तुम में। तुम्हारी तबीयत सिर्फ तुम्हारी वजह से ठीक हुई है। मैं समझी नहीं। बलवान की तबीयत बेहतर हुई है क्योंकि उसका वजन घटा है। सेठानी जी, आपके जरूरत से ज्यादा लाड़ ने बलवान को मोटा और आलसी बना दिया था। रोज पीपल के पेड़ तक चलने से उसका वजन कम हुआ और उसकी वजह से वो फुर्तीला हो गया। तो ये बात थी। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे बेटे को और हम सबको अपनी सेहत का ख्याल रखने की एक बहुमूल्य सीख दी है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए और जरूरत से ज्यादा खाना हमारे लिए जहर भी साबित हो सकता है। राजस्थान के एक गांव में एक बुढ़ी औरत रहा करती थी, जिसके 2 जवान बेटे थे। बुढ़ी अम्मा की तबीयत खराब थी, लेकिन वो फिर भी घर में बुनाई करके घर का खर्च चलाया करती। दोनों बेटे काम की तलाश में दूर दूर तक जाते
लेकिन उन्हें कभी कोई काम नहीं मिलता। एक दिन बुढ़ी अम्मा की तबीयत बहुत खराब हो गई और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। कुछ दिनों बाद वो बुढ़ी अम्मा नहीं रहीं और अब दोनों बेटे बेसहारा हो गए। अम्मा की 13वीं पर उनकी बहन बच्चों से मिलने आई। दीदी क्यों छोड़ गई हम सबको? हे भगवान, मेरी दीदी को क्यों बुला लिया अपने पास? मासी, माँ, माँ। कुछ समय बाद मौसी को अपनी बहन की बात याद आई और उन्होंने अपने झोले में से 2 छोटे बक्से निकाले और दोनों को एक एक बक्सा दे दिया। ये बक्से मुझे तुम्हारी माँ ने दिए थे और ये भी कहा था कि ये तुम्हें उसके मरने के बाद ही मिलने चाहिए। क्या है इनमें? क्या है ये तो पता नहीं, बस दीदी इतना बोल गई कि तुम इसे अकेले मत खोलना। ठीक है मौसी। अब मैं चलती हूँ। घर पर बच्चे अकेले हैं और उनके पापा भी काम के सिलसिले में बाहर हैं, तो मुझे जाना होगा। लेकिन तुम दोनों फिक्र मत करो, मैं आती रहूंगी। आखिर तुम्हारी माँ के बाद अब मैं ही तुम दोनों का सहारा हूँ। दीदी। मौसी अपना रोना रोकर वहां से चली गई और फिर आकाश और विकास ने अपना अपना डिब्बा खोला। डिब्बों के अंदर एक चिट्ठी थी जिस पर लिखा था, इन जादुई मोतियों को लो और पूरब की ओर जाओ, तुम्हें वहां तुम्हारी तकदीर मिलेगी। जहां ये मोती तुम्हारे हाथों से गिरे वो जमीन तुम्हारी होगी। मेहनत करो और अपना जीवन सुखी बनाओ। तुम्हारी माँ। भैया ये क्या है? पता नहीं, लेकिन माँ ने लिखा है कि हमें जाना चाहिए। दोनों भाई गांव छोड़ पूरब की दिशा में निकल पड़े। दोनों ने जंगल पार किया, नदी पार की और अब दोनों एक बहुत ही उपजाऊ जमीन के पास पहुंचे और विकास के हाथ से मोती जमीन पर जा गिरा और तुरंत ही एक बहुत बड़े जमीन के टुकड़े के आसपास पत्थरों की दीवार बन गई। विकास ये देख बहुत खुश हुआ। अरे वाह, ये जमीन मेरी है, इतनी उपजाऊ। मेरे तो भाग्य ही खुल गए। बधाई हो भैया, आपको बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया छोटे, माँ ने तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा ही सोचा होगा। हाँ भैया, मैं अपना सफर जारी रखता हूँ। आकाश ने अपना सफर जारी रखा। वो दिन रात चलता रहा। चल चल के उसके पैरों में छाले आ चुके थे। जब उसके पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया तो वो रोने लगा। माँ, क्या तुमने मेरी तकदीर में यूं ही धूप और भुखमरी लिखी है? भैया को तो उनकी उपजाऊ जमीन मिल गई, क्या मेरे लिए आपके पास कुछ नहीं है? आकाश की हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन उसने धीरज नहीं खोया और वो चलता रहा। आकाश को और कई दिन सफर करना पड़ा। कई रेगिस्तान पार कर वो एक पहाड़ पर पहुंचा। आकाश नहर से पानी पीने झुका और तभी उसका मोती वहां गिर गया और तुरंत ही
पहाड़ के चारों ओर पत्थरों की दीवार बन गई। आकाश ये देख दंग रह गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि कभी उसके पास इतनी बड़ी जमीन होगी। धन्यवाद माँ, इतनी अच्छी जमीन मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। धन्यवाद माँ। आकाश बहुत खुश था। आकाश ने वहां खोदना शुरू किया। वहां जमीन के भीतर जगह जगह सोना था। ये सब देख आकाश दंग रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अपनी जमीन से मिले हुए कुछ सोने को लेकर आकाश मंडी पहुंचा, जहां उससे उसका भाई विकास मिला। भाई तुम यहाँ? हाँ भैया, वो मोती लेकर मैं काफी दिनों तक भूखा प्यासा चलता रहा। मैंने कई रेगिस्तान पार किए और फिर मैं एक पहाड़ी पे जा पहुंचा, जहाँ मेरा मोती गिर गया और वो सारा पहाड़ मेरा हो गया। मैंने जब उस पहाड़ में खुदाई की तो मुझे हर जगह सिर्फ सोना ही मिला। सोना? अरे बाप रे, इसलिए कहते हैं छोटे कि देर आए दुरुस्त आए। तुम्हें अपनी जमीन काफी कष्ट के बाद मिली, लेकिन वो तुम्हारे लिए सोना ही साबित हुई। हाँ भैया, और माँ के आशीर्वाद के साथ ही मैं ये सब कर पाया। धन्यवाद माँ। दोनों भाई बहुत खुश थे और एक बार फिर दोनों भाई साथ रहने लगे। अब दोनों का जीवन सुखमय हो गया था। इसलिए कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। टोनी की एक जादुई सपनों की दुनिया थी। आब्राकाडाब्रा, गिली गिली छो। वो हमेशा यही सोचता रहता कि वो एक जादूगर है और वो किसी भी तरह का जादू कर सकता है। और अभी वो तकिए को हवा में उड़ाने का जादू कर रहा था। वैसे तो तकिया उड़ नहीं रहा था, लेकिन टोनी को ये लगता कि वो सच में तकिया उड़ा सकता है। और ऊपर उड़ो तकिए, उड़ते रहो। टोनी बेटा, माँ देखो, मैं तकिए को हवा में उड़ा सकता हूँ। हाँ, बहुत उड़ा लिया तकिया। अब सो भी जाओ, बहुत देर हो चुकी है। पर माँ, मेरा जादू। अब तुम सपने में जादू करो। गुड नाइट टोनी। गुड नाइट मॉम। कुछ देर बाद टोनी सो गया और वो अपने जादुई सपनों की दुनिया में पहुंचा। यहाँ हर चीज जादुई थी। टोनी एक ऐसी दुनिया में था जहाँ पेड़ चल सकते थे। उसका ध्यान कुछ उड़ने वाली परियों पे गया। हेलो, मैं टोनी हूँ। मैं लिली, ये रोजी और वो टाइनी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। टोनी आगे बढ़ा और उसने देखा कि दो जादूगर आपस में जादू का अभ्यास कर रहे थे। ये दोनों जादूगर तो बहुत ही शक्तिशाली हैं। टोनी उनका अभ्यास देखता रहा और जब वो दोनों रुक गए। हेलो, मैं टोनी हूँ। मुझे आप दोनों का जादू बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया टोनी। क्या तुम भी एक जादूगर हो? मैं जादू सीख रहा हूँ। अच्छा, तो ये सीखो। हाथों को ऐसे गोल घुमाओ और अपनी पूरी ताकत से अपने दुश्मन की ओर फेंको। टोनी ने कोशिश की। बहुत खूब, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो।
ऐसे ही प्रयत्न करते रहो। अग्नि और जल वहां से चले गए और टोनी प्रयत्न करता रहा। अब उसकी ऊर्जा का गोला बड़ा हो चुका था। काफी देर अभ्यास करने के बाद टोनी आगे बढ़ा। उसने देखा कि आगे एक जादुई कछुआ हवा में उड़ते हुए ध्यान कर रहा था। टोनी चौंक गया। हेलो, आप ये हवा में कैसे उड़ सकते हैं? जैसे हम जमीन पर चल सकते हैं। मैं समझा नहीं। अगर तुम यकीन करो कि तुम उड़ सकते हो तो तुम जरूर उड़ोगे। मुझे यकीन है कि मैं उड़ सकता हूँ। टोनी भी ध्यान करने बैठ गया। मैं उड़ सकता हूँ, मैं उड़ सकता हूँ, मैं उड़ सकता हूँ। कुछ समय बाद टोनी हवा में उड़ रहा था। उसने अपनी आंखें खोली। अरे वाह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उड़ सकता हूँ। बहुत अच्छे टोनी, अभ्यास करते रहो। कुछ देर बाद टोनी आगे बढ़ने लगा और वो बहुत खुश था। उसने देखा कि एक बुरा जादूगर उसकी तरफ आ रहा था। बुरे जादूगर ने अपनी छड़ी उठाई और छड़ी को टोनी की ओर किया। बुरे जादूगर ने अपनी पूरी शक्तियां लगाईं और अब टोनी हवा में उड़ने लगा। टोनी छटपटाने लगा। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बुरा जादूगर टोनी को बिजली के झटके दे रहा था। टोनी और जोर जोर से छटपटाने लगा। अचानक टोनी को अग्नि का सिखाया हुआ जादू याद आया। उसने ऊर्जा का गोला बनाया और बुरे जादूगर की ओर फेंका। बुरा जादूगर जमीन पर गिर गया। अब मैं भी एक जादूगर हूँ। टोनी ने फिर से अपना हाथ घुमाया और एक बिजली का गोला बना लिया और उस बुरे जादूगर के ऊपर फेंक दिया। नहीं, नहीं, नहीं। जादूगर ने भी अपनी छड़ी से हमला किया, लेकिन टोनी ने उड़कर हमले से अपना बचाव कर लिया। दोनों काफी देर तक लड़ते रहे और अंत में टोनी के एक हमले से बुरा जादूगर ढेर हो गया। हाँ, मैंने बुरे जादूगर को हरा दिया। मैंने बुरे जादूगर को हरा दिया। मैंने बुरे जादूगर को हरा दिया। टोनी, बेटा क्या हुआ? तुम इतनी जोर जोर से चीख क्यों रहे हो? क्या माँ, आपने मेरा इतना अच्छा सपना ही तोड़ दिया। सपने में मैं एक जादुई दुनिया में था। वहाँ कई परियां थी। एक उड़ने वाला जादुई कछुआ था। 2 अच्छे जादूगर थे और एक बुरा जादूगर भी था। तुम और तुम्हारी जादुई दुनिया। और माँ, आपको पता है, उस बुरे जादूगर ने मुझ पर हमला कर दिया और मैं डर गया। फिर मैंने उस पर हमला बोल दिया और अंत में वो बुरा जादूगर मर गया। टोनी बेटा, इतना जादू के बारे में मत सोचा करो कि सपने में भी जादू ही हो। मेरी जादुई सपनों की दुनिया। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।